तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी। अब देखिए, जो व्यापारी होते थे, बाज़ार के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें छोटे और बड़े दो तरह के व्यापारी भी होते थे। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा व्यापार करते थे तो वो बड़े व्यापारी होते थे, जो छोटा छोटा काम करते थे वो छोटे व्यापारी होते थे। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। देखिए, व्यापारी जो थे वो कई प्रकार के होते थे, दो ही प्रकार नहीं था उनमें बंजारे लोग, देखिए अध्याय 7 भी शामिल है। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी, अपने संग बनाते थे। अब देखिए, बंजारे लोग जो होते थे, इन लोग भी व्यापार करते थे। ये चैप्टर 7 में आप देख सकती हैं। ठीक है, और कई व्यापारी जो होते थे वो विशेष रूप से घोड़े के जो व्यापारी होते थे, कई व्यापारियों में जो विशेष घोड़े के व्यापारी होते थे, ये अपना संघ बनाते थे। ठीक है, पूरा ग्रुप बना के चलते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। अब देखिए, जो व्यापारी होते थे, उनका जो मुखिया होता था संघ का, तो वो ही मतलब घोड़ा खरीदने वालों को, जो इच्छुक योद्धा होते थे, उन लोग को ढूंढता था, उनसे बातचीत करता था, घोड़े का दाम तय करके बेचता था उन लोग को। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर कबीले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक संघ, गिल्ड बनाए रहते थे। अब देखिए, वो जो व्यापारी घूम घूम के बेचते थे सामान, तो वो लोग को कई राज्य, कई जंगल, इन सब से होके गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग पूरा ग्रुप बना के चलते थे, संघ बना के, यानी बहुत सारे व्यापारी एक साथ जुट बना के चलते थे कि कहीं यात्रा करते थे और अपने अपने हित की रक्षा, मतलब अपने कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी को कम दाम ना मिले, ऐसा मतलब कोई किसी के साथ घपला ना कर दे, इसलिए ये लोग व्यापार संघ बनाते थे। ठीक है, उस हित की रक्षा के लिए, तो उसे गिल्ड कहा जाता था। व्यापार संघ को गिल्ड भी कहते थे ये लोग। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। देखिए, अब दक्षिण भारत और परिवर्ती काल था जो 8वीं शताब्दी का, उसमें अनेकों ऐसे संघ हुआ करते थे व्यापारियों के, जो आगे चलकर देश के प्रधान उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी थे। अब देखिए, इसमें दो प्रसिद्ध संघ का नाम भी बता रहा है, मणिग्रामम और नाना देशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब देखिए, ये जो दोनों संघ बता रहा है, मणिग्रामम और तो ये लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। ठीक है, प्रायद्वीप के अंदर, मतलब जो प्रायद्वीप था, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी, एशिया, दक्षिण एशिया पे चीन तक इन लोग का व्यापार फैला हुआ था। तो बहुत दूर दूर तक ये लोग व्यापार करते थे। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे।
अब देखिए यहाँ प्रमुख व्यापारी संघ के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम है चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल समुदाय के लोग, ठीक है, जो देश में आगे चलकर देश के प्रमुख व्यापारी संघ बने हुए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। अब देखिए जो गुजराती व्यापारी होते थे, इसमें हिंदू बनिया होते थे और मुसलमान के बोहरा जो होते थे, ये दोनों समुदाय के लोग गुजराती व्यापारी में शामिल होते थे। वे दूर दूर तक लाल सागर बंदरगाहों और वह फारस की खाड़ियों, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। अब देखिए जो गुजराती व्यापारी होते थे, ये लोग बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे, जैसे लाल सागर के बंदरगाह, व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, इन सब से ये लोग व्यापार करते थे, यानी बहुत दूर दूर तक इन लोग का व्यापार फैला हुआ था। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, बंदरगाहों पे कपड़े और मसाले बेचते थे, उसके बदले में अफ्रीका से सोना लेते थे और हाथी का दांत लेते थे, और दक्षिण पूर्व एशिया से और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी, इतने सामान ये लोग लेते थे कपड़े और मसाले के बदले, ठीक है। यानी ये लोग आयात निर्यात क्या करते थे, ये लोग बंदरगाहों पे जाके मसाले और कपड़े बेचते होंगे, तो उसके बदले में ये लोग नगद पैसे ना लेके सामान लेते होंगे, अदला बदली कर लेते होंगे सामान की ये लोग। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। अब देखिए पश्चिम जो तट था, वहाँ के नगर जो होते थे, उसमें देखिए आपके अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ये ईसाई जो लोग थे, ये लोग यहाँ आके बस गए रहे। लाल सागर के बंदरगाह में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहाँ से वे आगे चलकर यूरोप के बाज़ारों तक पहुँचाए जाते थे। अब देखिए जो लाल सागर था, जहाँ ये लोग बेचते थे अपने कपड़े और मसाले, तो ये के बंदरगाह पे, तो वहाँ से भारतीय कपड़े और मसाले इतालवी व्यापारी जो होते थे, ये लोग खरीद लेते थे। फिर ये लोग आगे जाकर वहाँ से यूरोप के बाज़ार में इन्हें बेचते थे। देखिए मतलब कैसे कोई भी सामान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत से यूरोप पहुँच गया ये सामान व्यापार के जरिए, ठीक है। इनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। अब देखिए कैसे लाभ होता होगा, कि जो व्यापार में लाभ होता था ये कैसे होता था, कि ये लोग अब जैसे यहाँ से ये लोग खरीदे 5 रुपये में, वहाँ आगे जाके बेच दिए 8 रुपये में, 3 रुपये में बीच वाले को फ़ायदा हुआ, तो और बीच वाला जो 8 रुपये में ख़रीदा है वो 10 रुपये में बेचेगा, उसको भी 2 रुपये फ़ायदा हो गया। इसी तरह मैंने एक उदाहरण दिया, इसी तरह यह कार्य होता होगा और लोगों को व्यापार में बहुत लाभ होता होगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। अब देखिए भारत में जो मसाले होते थे ये उष्णकटिबंधीय होते थे, ये हर जगह नहीं मिलते थे, ठीक है। अब जैसे देखिए काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ, ये सब जो है, ये सब उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही उगाने वाले मसाले हैं, ठीक है। तो ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो ये यूरोपीय व्यंजनों में बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गए थे उसके, तो इसको बिना डाले उसमें खाने में स्वाद नहीं आता होगा, इसीलिए ये मसाले वहाँ हमेशा बिकते होंगे। और भारत का सूती कपड़ा जो होता है वो बहुत हल्का होता है और बहुत लुभावना होता है, ठीक है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो इसलिए उसकी भी वहाँ बिक्री बहुत अच्छी होती होगी। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापार को भारत तक खींच लाईं।
अब देखिए जो ये चीज़ें थीं, यानी यहाँ के मसाले और कपड़े, यही सब चीज़ें भारत में यूरोप के व्यापारियों को भारत में खींच ला रही थी बार बार। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, उसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। अब देखिए समय के साथ साथ जो था ये व्यापार और नगर जो था अब धीरे धीरे बदलता गया। अब ये व्यापार और नगर किस तरह बदला, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काबुल अब हम लोग पढ़ेंगे काबुल के बारे में। आइए हम लोग इससे देखते हैं कि काबुल में क्या था। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। अब देखिए जो काबुल होता है वो अपने पहाड़ी जो है और विषम दृश्य, मतलब काबुल में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है पहाड़ियों के ऊपर से। तो वो 16वीं शताब्दी में राजनीति और वाणिज्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया था वो, ठीक है। राजनीति और वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। अब देखिए जो काबुल और कंधार है ये दोनों रेशम मार्ग से जुड़े हुए हैं, मतलब रेशम ले जाने वाला जो मार्ग होता है उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूपी से इसी मार्ग से होता था। अब देखिए ये व्यापारिक केंद्र क्यों बना था, क्योंकि ये यहाँ से व्यापारियों का मार्ग था, रेशम और घोड़ों का, ठीक है, मुख्य मार्ग था, इसीलिए ये व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बना हुआ था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जॉब बैप्टिस्ट टेवनियर के अनुसार अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। अब देखिए जो हीरे के व्यापारी थे 17वीं शताब्दी के, उन्होंने ये अनुमान लगाया। अब इनका नाम आप देख सकते हैं अपने बुक में। अब इन्होंने अनुमान लगाया कि जो घोड़े का व्यापार होता था काबुल में वो 30,000 रुपया, एक साल में 30,000 रुपया कमाया जाता था, ठीक है। तो जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी 30,000 रुपये। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे। काबुल से जो देखिए काबुल में क्या क्या मिलता था, मेवे मिलते थे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताज़े फल, और ये सब ऊँटों में लाद कर लोग ले जाते थे, ठीक है, और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचते थे। अब ये सब जो देखिए है ना, ये भारत में ले आके और बाहर ले जा के काबुल के ये सब चीज़ें बेची जाती थी ऊँटों पे लाद के, ठीक है। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। अब काबुल से जो गुलाम भी लाए जाते थे, मतलब आदमियों की भी खरीद बिक्री होती थी गुलाम के रूप में, ठीक है, इसलिए काबुल महत्वपूर्ण केंद्र था। नगरों में शिल्प। अब देखिए नगरों में जो शिल्प है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शिल्पकार हैं वो नगरों में कैसे व्यापार करते थे। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाऊ के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इन शिल्पकार का नाम बीदरी पड़ गया। अब देखिए बीदर जो जगह थी वहाँ के जो शिल्पकार थे ये तांबे और चांदी के में जड़ाऊ का काम करते थे। देखिए ये आप देख सकते हैं, बहुत महीन वर्क होता है ये, और ये इतने अधिक फेमस थे, प्रसिद्ध थे उस समय के, कि इन लोग का नाम ही बीदरी पड़ गया, यानी वो जगह के नाम पे ही इन लोग का नाम पड़ गया। इन लोग को बाद में बीदरी कहा जाने लगा। पांचाल अथवा विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, ठीक है, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। अब देखिए जो पांचाल लोग थे इसमें देखिए ये एक समुदाय था, ठीक है, विश्वकर्मा, इसमें देखिए सुनार, केसेरे, लोहार और राजमिस्त्री, बढ़ई, ये 5 देखिए समूह हो गए। आप देखिए ध्यान से देख सकते हैं इसे।
ये 5 समूह हैं, सुनार, कसेरा, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। तो ये पांचाल हो गए ना, 5 लोग। तो ये लोग मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे, मंदिर का काम करने के लिए लोग आवश्यक थे। इनके अलावा वे राजमहलों और बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अब देखिए, ये लोग मंदिर के निर्माण कार्य में काम करने के साथ साथ बड़े बड़े राजमहल बनाते थे, भवन बनाते थे, तालाब और जलाशय, सभी चीज़ ये लोग बनाते रहते थे। इसी प्रकार सालियार या कैक्लोरार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब देखिए, इसी तरह आपके जो सालियार और कैक्लोरार जैसे जो बुनकर समूह थे, बुनकर यानी बुनने वाले, जैसे चटाई बुनना, कपड़ा बुनना, ये सब काम जो करते थे इन्हें बुनकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये लोग जो बुनकर थे, ये लोग भी बहुत समृद्धशाली समुदाय बने हुए थे। ठीक है, तो और ये लोग समृद्धशाली हो गए यानी पैसे वाले हो गए। तो ये लोग बहुत मंदिरों को बहुत भारी दक्षिणा देते थे, दान दक्षिणा हमेशा दिया करते थे ये लोग। ठीक है, अपने पैसे का ये लोग उपयोग करते थे और मंदिरों में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना भी स्वतंत्र व्यापार ही बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब देखिए, कपड़ों का जो निर्माण काम होता था, कार्य होता था वस्त्र निर्माण का, उससे जुड़ा हुआ जो काम है, जैसे ये कपास काटना, उसको कतरना, नहीं, कपास को साफ करना, उसको कतरना, ठीक है, काटना यानी रंगना, फिर उसे तो ये कपड़े का फिर उसको बुन के फिर बनाया जाता था ना कपड़ा। तो ये भी एक स्वतंत्र व्यापार बन गया था। ठीक है, और जिसके लिए बहुत विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता उस समय पड़ती थी। अब देखिए, ये देख रहे हैं कपड़े का ये, अब ये देखिए साल का एक ये साल है, उसका ये बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं पीले रंग का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चित्र नंबर 5, पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। देखिए, ये मोमबत्ती जलाने वाला स्टैंड है पीतल का, इसमें देखिए कितना बारीक काम किया गया है। शहरों के बदलते हुए भाग्य। अब देखिए, जो शहर थे उसमें बहुत बदलाव आ रहे थे, उसको बदलते उसके भाग्य जो थे उससे उसका बदलाव हो रहा था, ऐसा इसमें कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसके भाग्य द्वारा शहर बदला। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की उपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। अब देखिए, जैसे कि मतलब कुछ जो शहर थे वो विस्तृत होते गए और कुछ विस्तृत होने के बावजूद उनका महत्व कम हो गया, वे सिकुड़ गए। ठीक है, तो जो पहले कई शताब्दी के बाद जो लंबा समय था, उसमें जो अहमदाबाद नगर था जो गुजरात में है, ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया था उस समय। ठीक है, लेकिन जो तंजावुर जैसा प्राचीन शहर था वो अन्य नगर पहले की उपेक्षा जैसे मतलब तंजावुर जैसे अन्य नगर जो थे वो पहले की उपेक्षा बाद में उनका विस्तार और महत्व कम हो गया, वो सिकुड़ गए, मतलब कम हो गया उनका विस्तार। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा था। अब देखिए, ये जो इस समय काल चल रहा था, ये बंगाल में जो भागीरथी नदी थी वहाँ पे स्थित मुर्शिदाबाद था। वहाँ के रेशमी कपड़ों के केंद्र के रूप में ये मुर्शिदाबाद जो था ये उस समय उभरा हुआ था, मतलब उस समय विकसित हुआ था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके।
अब देखिए जो 1704 में बंगाल की राजधानी थी ना, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी था, तो इसी शताब्दी में ये इसका मतलब इसका व्यापारिक जो व्यापार था वो वहाँ का ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड से बुन के जो कपड़ा आता था वो सस्ता था बहुत, ठीक है, यहाँ के कपड़े के मुकाबले। और ये उन कपड़ों से प्रतियोगिता नहीं कर पाया क्योंकि वो सस्ता और टिकाऊ कपड़ा था और ये महंगा था। तो ये महंगे कपड़े थे, इसलिए ये उन लोगों के आगे टिक नहीं पाए। हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत नज़दीकी से एक नज़र। देखिए यानी हम्पी के बारे में हमें पता चलेगा यहाँ। मूसलीपट्टनम और सूरत को हम लोग नज़दीक से जानेंगे इसके बारे में। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम्पी में, मूसलीपट्टनम और सूरत में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, यानी हम्पी जो है एक तरह का जगह है एक, ठीक है। हम्पी नगर यानी देखिए वो जगह है एक जहाँ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर स्थित है। ये जो हम्पी है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी पे हम्पी नगर स्थित है, ठीक है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अब ये देखिए जो 1336 में विजयनगर स्थापित किया गया था, ये उस विजयनगर साम्राज्य जो था उसका ये केंद्र था, बीचों बीच का, ठीक है, ये केंद्र स्थल था। मतलब हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। जो हम्पी के जो खंडहर मिले हैं वो बहुत शानदार थे, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ का शहर में जो किला था वो बहुत उच्च कोटि का था। किले की दीवारों के निर्माण में ही कहीं भी गोर चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया है। अब देखिए मतलब ये जो दीवारें बनाई गई हैं इस किले की हम्पी में, ठीक है, उसमें गोर चूना लगा के मतलब मसाला जैसा होता है ना, आज के समय में जो मसाला लगाए जाते हैं सीमेंट बालू मिला के, तो उस समय गोर और चूना मिला के मसाला बनाया जाता था। उसके जोड़ से कहीं दीवार नहीं बनाई हुई है, यहाँ पे शिलाखंडों से दीवार बनाई गई। तो यहाँ पे पत्थरों को आपस में फंसा के ये बनाया गया है। आप ये चित्र नीचे देख सकते हैं, यही हम्पी का किला है। चित्र 6, हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार से बुर्ज का एक दृश्य। देखिए ये जो दीवार टूटी हुई इससे इसके बुर्ज में आप देख सकते हैं, ये हम्पी का किला है। देखिए यहाँ पत्थर नहीं है, एक दूसरे से सटा के पत्थर रख के बनाया गया है ये किला। एक किलाबंद नगर, यहाँ पे देखिए एक किलाबंद नगर है जो उसके बारे में बताया गया है। यह एक पुर्तगाली यात्री डोमिगो प्रोज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। अब देखिए जो किला बंद होता है, इस नगर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। एक पुर्तगाली यात्री जो था डोमिगो पेज, उसने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर जो था उसके बारे में वर्णन किया, उसके बारे में बताया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत दृढ़ प्राचीर बंद नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। अब देखिए जो गोवा से आने वाले जो लोग होते थे वो जो प्रवेश द्वार से गुजरते थे, उस द्वार के अंदर जो है जो वहाँ के राजा थे उन्होंने बहुत ही सुंदर और प्राचीर किला बनवा के रखा है, ठीक है, जो दीवारों की बुर्जों से सुरक्षित है। मतलब वहाँ पे यही हम्पी नगर बसाया गया है। ये दीवारें अत्यंत नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगीर का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। अब देखिए जो दीवारें हैं ये अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं हैं, यहाँ मसाले का प्रयोग नहीं हुआ है ना इसलिए, बल्कि बहुत मजबूत राजगीरी का एक नमूना है। मतलब ये बहुत मजबूत है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा।
वो मतलब ये इतना मजबूत है कि और अन्य भाग में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिसकी छतें सपाट चपटी हैं। अब देखिए इसके अंदर ऐसी मतलब ऐसे तरीके से बनाए गए भवन हैं जो बहुत ही सुंदर लंबी कतार वाले लगते हैं देखने में, जिसकी छतें एकदम सपाट हैं, चपटी हैं। ठीक है, आपके विचार से यही नगर किलेबंद क्यों था? अब आप ये बताइए, आप ये सोचिए कि आपको एक नज़र बतानी है कि ये जो नगर है यही सिर्फ किलेबंद क्यों था। तो यहाँ देखिए आपने बताया कि ये किलेबंद क्यों है, ये आपको बताना है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। अब देखिए हम्पी में जो किला है वहाँ की वास्तुकला जो है वो कोई अलग तरह की थी एकदम। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। यानी देखिए जो वहाँ के भवन थे उसमें शाही भव्य मेहराब मतलब डिजाइन बने हुए हैं और गुंबद ऊपर के बने हुए हैं। ठीक है, बहुत भव्य हैं, मतलब बड़े बड़े। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। अब देखिए वहाँ के जो कक्ष हैं ये स्तंभों पे टिके हुए थे। ठीक है, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। अब देखिए इसमें मूर्तियों को रखने के लिए अलमारी बने हुए हैं, आले यानी अलमारी दीवार वाली। ठीक है, वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे। अब देखिए यहाँ पे बाग बगीचे भी सुनियोजित बनाए गए हैं, जिसमें कमल और थोड़ों की आकृति वाले मूर्तियों के नमूने थे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बाग बगीचे बनाए गए हैं
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।